हेलो क्लास 11th। बहुत धूम धड़ाके हो रहे हैं, बाहर पटाखे वगैरह चल रहे हैं क्योंकि आज राम भूमि का पूजन हुआ है मंदिर में अयोध्या में, इसलिए यहाँ पर दिवाली जैसा थोड़ा सा माहौल है। कोई बात नहीं, हम लोग वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम करेंगे फ़िलहाल। चलिए, और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स, वो टॉपिक है स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री या स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, दो टॉपिक आज हमने लिए हैं, स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि आखिर स्टोइकियोमेट्री क्या होता है और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल की सहायता से हम स्टोइकियोमेट्री को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए जरा, मान लीजिए आपके पास एक रिएक्शन है और इस रिएक्शन में आपके पास है बेटा SO2, और SO2 जो होता है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और रिएक्ट करके यहाँ पर बनाता है SO3 यानी कि सल्फाइड, यानी सल्फर डाइऑक्साइड मिल करके सल्फाइड बनाता है। ठीक है, ये बनाता है। इसको हम पहले क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे बेटे, हम इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए देखिए क्या है, यहाँ पर संख्या कितनी है, ऑक्सीजन की 3 है, यहाँ पर संख्या कितनी है, ऑक्सीजन की 2 है, यानी यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। ये विषम संख्या है, ये सम संख्या है, तो ये आपस में बराबर ऐसे नहीं होगी। तो पहले हम विषम वाली को सम कर ले रहे हैं। तो सम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सम संख्या करने के लिए आगे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो S 2 हो गए, और S जब 2 हो गए तो हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 तिया 6 ऑक्सीजन हो गए। जब ऑक्सीजन 6 हो गए तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो आपके पास 3 दूनी 6, सॉरी एक मिनट, ऑक्सीजन 6 हो गए तो 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, तो ये है 2 ये है, यानी टोटल 6 ऑक्सीजन इधर भी हो गए। ठीक है, मास ऑफ कंजर्वेशन के नियम के अनुसार जितने ही मॉलिक्यूल इस साइड हो यानी रिएक्टेंट की तरफ हो, उतने ही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट की तरफ होने चाहिए। ठीक है, चलिए जरा हम लोग पता करते हैं कि इसमें से क्या क्या पता कर सकते हैं। सबसे पहले हम पता करते हैं कि आखिर मॉलिक्यूल के फॉर्म में यानी कितने कितने मॉलिक्यूल यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल, ठीक, मॉलिक्यूल, ठीक, इसके कितने मॉलिक्यूल हैं, ये आगे संख्या लिखी है, यानी 2 मॉलिक्यूल हैं। इसके कितने मॉलिक्यूल हैं, कुछ नहीं है तो आगे 1 लिखा होगा, अर्थात 1 मॉलिक्यूल है। इसके कितने मॉलिक्यूल हैं, इसके आगे 2 है तो 2 मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, ये क्या है बेटे, इसके आगे 2 मॉलिक्यूल, तो SO2 के कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन के अंदर, 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। अब किसी के नज़र में आएगा सर ये तो 2 हैं, ये 2 नहीं, ये मॉलिक्यूल 2 नहीं है, इस मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन के एटम 2 हैं, परमाणु 2 हैं। ठीक है, ये परमाणुओं की संख्या 2 है, मॉलिक्यूल की संख्या तो हमेशा आगे लगी होगी। ठीक है, जो पीछे लगा होता है वो हमेशा एटम की संख्या होता है। जैसे यहाँ पर 3 लगाया पीछे, इसका मतलब ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 3 हैं। यहाँ 2 लगाया, इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं। ठीक है, इसके आगे जो संख्या लिखी होती है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, यानी मॉलिक्यूल की संख्या होती है। ठीक है, तो चलिए, एक तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में आपके पास ये संख्या आ गई। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि आखिर यहाँ पर मोल कितने होंगे, यानी मोल्स की संख्या कितनी होगी। तो जितने मॉलिक्यूल हैं वहाँ पर वही मोल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल कितने हो गए बेटे, यहाँ पर 2 मोल्स इसके हो गए SO2 के, 1 मोल ऑक्सीजन का हो गया, और 2 मोल किसके हो गए बेटे, यानी 2 मोल हो गए SO3 के। ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, अब हम बात करते हैं बेटे, नंबर ऑफ मोल्स प्राप्त हो गए। अब हम बात करते हैं एटम की। किसकी बात करते हैं बेटे, एटम कितने होंगे बेटे यहाँ पर। तो देखिए टोटल एटम इसके अंदर कितने होंगे, जरा देखिए यहाँ पर टोटल एटम। तो SO2 का 1 एटम, ठीक है, और 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए एटम यहाँ पर SO2 के, और 2 दूनी 4 एटम ऑक्सीजन के हो गए। तो S के एटम कितने हो गए बेटा, 2 एटम S के हो गए।
और 2 दूनी 4 एटम ऑक्सीजन के हो गए। ठीक है, ये एटम की संख्या है। तो देखो यहाँ पर एक, आगे कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 होगा। तो 2 एकम 2, सल्फर के 2 एटम हो गए। ऑक्सीजन कितने होते हैं? 2 दूनी 4, तो ये 4 ऑक्सीजन के एटम हो गए। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 2 ऑक्सीजन के एटम होंगे। ऑक्सीजन एटम कितने होंगे बेटे? यहाँ पर 2 होंगे ऑक्सीजन के एटम। ठीक, इसी प्रकार आपके पास जो SO3 है, इसके एटम कितने होंगे, यानी S के एटम कितने होंगे बेटे? 2 सल्फर के एटम हो गए और 3 दूनी 6 ऑक्सीजन के एटम हो गए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मास ऑफ कंजर्वेशन आपका काम कर रहा है। यहाँ पर मास ऑफ कंजर्वेशन क्या हुआ कि जितने भी एटम आपके रिएक्टेंट की तरफ है उतने ही एटम आपके प्रोडक्ट की तरफ होने चाहिए। मैं अभी समझा रहा हूँ, स्टोइकियोमेट्रिक आपको अपने आप से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो क्या है बेटा, जितने एटम आपके रिएक्टेंट में हैं उतने ही एटम आपके कहाँ होने चाहिए बेटे? प्रोडक्ट के अंदर होने चाहिए। ठीक है, चलिए एटम के बारे में हमने पता कर लिया। अब हम बात करते हैं कि आखिर इसका मास क्या होगा। मैं मास के फॉर्म में स्टोइकियोमेट्री क्या होगी इसकी। ठीक है, मास देखते हैं इसका। देखिए, देखो सल्फर का मास कितना होता है? 32, यानी एक सल्फर का 32 होता है। तो 2 सल्फर का कितना हो गया बेटा? 64 हो गया। ठीक है, 32 यानी 64 और 16 चौका 64। ठीक है, तो ये भी कितना हो गया बेटे? 64 हो गया। और 64 और 66 को आपस में जोड़ दिया जाएगा तो कितना बचेगा? 128 ग्राम यहाँ पर हो गया। ठीक है, मास कितना हो गया बेटा इसका? 128 ग्राम। क्यों? क्योंकि सल्फर के एक एटम का मास 32 ग्राम होता है। कितना होता है बेटे? ये 32 ग्राम होता है कितने एटम सल्फर के? 2 हैं, तो 32 यानी 2 से मल्टीप्लाई तो 64 हो जाएगा। ऑक्सीजन के एक एटम का जो मास होता है वो 16 यानी 16 होता है, तो 4 है तो 16 चौका 64 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दोगे 128 ग्राम आपका मास आ जाएगा 2SO2 मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस वाले को देखिए, 16 होता है तो 16 दूनी 32 यानी 32 ग्राम हो गया ये। अब यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, यानी 32 दूनी 64 हो गया बेटे, और प्लस यहाँ पर कितने हैं? 16 और 16 में कितने हैं? 6, 16 छक 96, 96 ऐड कर दीजिए दोनों के लिए बेटे। जब ऐड करेंगे 6 और 4 10, यानी 10 का 0 हासिल 1, 9 6 15 और 1 16, यानी 160 ग्राम हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन को लिखने के बाद, रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद हम क्या कर सकते हैं? उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मात्राओं में एक संबंध पता कर सकते हैं, एक संबंध निकाल सकते हैं, एक रिलेशन निकाल सकते हैं। इस रिलेशन को ही क्या कहते हैं बेटा? हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं की स्टोइकियोमेट्री कहते हैं, यानी रस समीकरण मिति कहते हैं उसके लिए, रासायनिक अभिक्रिया का। ठीक है, तो डेफिनेशन अगर चाहो आप लिख सकते हो। ध्यान रखें बेटे, क्या है? किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं उत्पाद के मध्य मात्रात्मक संबंध को हम क्या कहते हैं बेटा? उसकी स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। मात्रात्मक संबंध क्या है बेटा? ये 2 और 1 3 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर, और 2 मॉलिक्यूल किसी पार्टिसिपेट कितने बन रहे हैं प्रोडक्ट के? 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं यहाँ प्रोडक्ट के। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ टोटल जो है मास कितना हो जाएगा बेटा? टोटल मास ये दोनों जोड़ दिए जाए तो कितने हो जाएंगे बेटे? 8 2 10 0 और 3 2 5 और 1 6, यानी 160 ग्राम ये भी हो गया। यानी 160 और 160, यानी रिएक्टेंट भी 160 ग्राम, प्रोडक्ट भी 160 ग्राम। तो इस तरीके से हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दोनों के मध्य मात्रात्मक संबंध जब निकालते हैं तब उसे हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई हो तो एक बार हम लिख लेते हैं, फिर इसके बाद दोबारा से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए जरा देखिए हम क्या करेंगे इसमें। चलिए मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, जरा देखिए यहां पर डेफिनेशन क्या होगी। किसी रासायनिक या संतुलित रासायनिक समीकरण में, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं
उत्पाद के अणुओं के मध्य मात्रात्मक संबंध को स्टाइकियोमेट्री कहते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही नहीं आ रही है? कितनी है कि कोई भी संतुलित रासायनिक समीकरण होगी, उस संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पाद के अणुओं के मध्य मात्रात्मक संबंध को हम क्या कहते हैं? स्टाइकियोमेट्री कहते हैं, यानी अभिक्रिया की स्टाइकियोमेट्री कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कौन कौन से मात्रात्मक संबंध होंगे, यानी मात्रात्मक संबंध क्या किस किस के मध्य हो सकते हैं? ये जो मात्रात्मक संबंध है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बेटे, मात्रात्मक संबंध किस किस के मध्य हो सकते हैं बेटे? ये आपके पास हो सकते हैं बेटे, यानी कि अणुओं के मध्य मात्रात्मक संबंध। ये संबंध किसके मध्य हो सकता है बेटा? एक तो अणुओं के मध्य हो सकता है, दूसरा परमाणुओं के मध्य हो सकता है, ठीक, तीसरा मोल के मध्य हो सकता है, चौथा द्रव्यमान या फिर हम कह सकते हैं आयतन के मध्य हो सकता है। ठीक है, द्रव्यमान या आयतन के मध्य हो सकता है। अर्थात किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं उत्पाद के अणुओं या परमाणुओं या मोल या द्रव्यमान या आयतन के मध्य होने वाले मात्रात्मक संबंध को हम क्या कहते हैं? उसकी स्टाइकियोमेट्री कहते हैं, अर्थात रस समीकरण मिति कहते हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं रस समीकरण मिति, इंग्लिश में कहते हैं स्टाइकियोमेट्री। तो स्टाइकियोमेट्री अंग्रेजी का शब्द हिंदी के शब्द से सरल लगता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, अभी भी क्या बताया था? मैंने एग्जाम्पल लिया था SO2 वाला। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम दूसरा ले लेते हैं, कोई बात नहीं। जैसे मालूम मैंने आपने एग्जाम्पल ले लिया बेटे N2 + 3H2 और एरो 2NH3, ये रिएक्शन है और इस रिएक्शन के अंदर हम मात्रात्मक संबंध निकाल रहे हैं। क्या संबंध निकल के आएगा जरा देखिए यहाँ पर। अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूँ अर्थात अणु की बात करूँ, चलो मैं हिंदी में आ जाता हूँ। ठीक है, अणु की बात करूँ तो इसके अंदर कुछ नहीं लगा है, तो एक लगा है, तो यहाँ पर कितना होगा? एक अणु होगा इसका, यानी एक अणु किसका होगा बेटे? नाइट्रोजन का होगा। ठीक, और अगर मैं यहाँ बात करूँ किसकी बात कर रहा हूँ बेटे? हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ। तो हाइड्रोजन कितने अणु हैं बेटे? यहाँ पर 3 अणु हैं हाइड्रोजन के 3 अणु हैं। ठीक है, यहाँ पर अमोनिया के कितने अणु हैं बेटे? 2 अणु अमोनिया के यहाँ बन रहे हैं, यानी कि 1 अणु नाइट्रोजन और 3 अणु हाइड्रोजन मिलकर के 2 अणु अमोनिया बनाते हैं। ये इनका एक अणुओं के मध्य संबंध है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ बेटे मोल के मध्य में, यानी मोल कितने होंगे? तो जितने यहाँ पर अणु हैं उतने ही मोल होंगे बेटे, है ना? जितने अणु हैं उतने ही मोल होंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या होती है बेटे? अणुओं की संख्या बेटे, एवोगाद्रो नंबर, अणुओं की संख्या बटे एवोगाद्रो नंबर। तो एक अणु निकाल लो मल्टीप्लाई करके, यानी क्वांटिटी ऑफ एवोगाद्रो नंबर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी अणु हैं, यानी 1 मोल क्या होगा बेटे? आपके नाइट्रोजन का मोल हो जाएगा। 3 मोल क्या है यहाँ पर? 3 मोल आपका हाइड्रोजन है, तो क्या कर रहा है? 2 मोल आपको क्या मिल रही है? अमोनिया मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, जितने मॉलिक्यूल हैं उतने ही मोल्स होंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? नेक्स्ट हमारे पास आता है परमाणु, यानी परमाणु कितने यूज हो रहे हैं इसके अंदर? परमाणु देखिए कितने हैं बेटे? 2 एकम 2 परमाणु हैं। ठीक है, 2 परमाणु आपके किसके हैं? नाइट्रोजन के हैं, और 3 दूनी 6 परमाणु आपके किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं, 6 परमाणु। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर आ ये गया कि कितने पास बेटे? नाइट्रोजन कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु, 2 परमाणु किसके हैं? नाइट्रोजन के हैं। ठीक, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं बेटे? 3 दूनी 6 परमाणु किसके हैं बेटे? 6 परमाणु आपके पास हैं हाइड्रोजन के। ठीक, तो स्टाइकियोमेट्री क्या होती है? यही होती है स्टाइकियोमेट्री, यानी इन सब चीज़ों की कैलकुलेशन करना ही क्या है बेटे? स्टाइकियोमेट्री है। अब क्या है, देखो ये गैस है, जब गैस है तब हम द्रव्यमान की बात नहीं कर रहे, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन की, आयतन की बात कर रहे हैं। हम द्रव्यमान की भी बात कर सकते हैं। चलिए मैं आयतन की बात कर लेता हूँ यहाँ पर। तो आयतन क्या हो जाएगा बेटा इसका? जरा देखिए यहाँ पर 1 मोल का जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है STP पर। तो 22.4 लीटर क्या होगी? नाइट्रोजन होगी। अब 3 गुणा 22.4 क्या होगी? हाइड्रोजन गैस होगी। अब यहाँ पर कितनी आ जाएगी बेटा? 2 गुणा 22.4 आपके पास कौन सी गैस आ जाएगी बेटा? ये अमोनिया गैस आ जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पर आप आयतन भी निकाल सकते हैं। अगर द्रव्यमान की बात करें, चलिए आयतन छोड़ो, द्रव्यमान की अगर बात करते हो आप लोग, किसकी बात करते हो बेटे? द्रव्यमान की बात करते हो। तो कितना द्रव्यमान आ रहा है बेटे? नाइट्रोजन का कितना होता है बेटे? 14 होता है। 2 नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? 28 ग्राम। 28 ग्राम नाइट्रोजन हो जाएगी। और हाइड्रोजन का कितना होता है बेटे? 1 ग्राम होता है। तो 2 3 6 हाइड्रोजन है तो 6 ग्राम हो जाएगा ये, ठीक है। अब बताना कितना बन रहा है? 14 दूनी 28 प्लस 6 दूनी 12 ग्राम, ठीक है। 14 दूनी 28 और प्लस 6 दूनी 12 ग्राम, ठीक। सॉरी 6 ग्राम, 3 दूनी 6 ग्राम, 6 ग्राम जोड़ोगे कितना आ जाएगा बेटा टोटल? 28 6 34 ग्राम आपको अमोनिया मिलेगी यहाँ पर। इसको जोड़ो तो ये भी कितना हो जाएगा? 34 ग्राम हो जाएगा। इस तरीके से किसी भी रिएक्शन के अंदर हम इतनी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटे? अणु, मोल, परमाणु, द्रव्यमान, इस चीज़ की कैलकुलेशन करना ही, इन चीज़ों के मध्य मात्रात्मक संबंध को निकालना ही क्या कहलाता है? स्टोइकियोमेट्री कहलाता है। रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री कहलाता है, ठीक है। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा स्टोइकियोमेट्री क्या होता है। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को पढ़ने वाले हैं कि आखिर रस समीकरणमितीय गुणांक क्या होता है, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट, ठीक है। नोट कर लो, फिर मैं आगे बात करता हूँ, ठीक है। नोट करो जरा। नोट करने के लिए आप इस वीडियो को रोकिए और रोकने के बाद इससे नोट करिए, फिर आगे चलेंगे, ठीक। चलिए यहाँ पर देखिए बेटा, स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब देखो ये क्या होता है स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हिंदी में कहते हैं बेटा इसको हम लोग रस समीकरण मितीय गुणांक। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को बोलते हैं बेटा हम लोग रस समीकरण मितीय गुणांक, ठीक है। ये क्या होता है जरा देखिए यहाँ पर। अब यहाँ देखिए बेटे, जैसे मान लो मैंने एक रिएक्शन ले रखी है। रिएक्शन क्या लिए मैंने यहाँ रिएक्शन लिए बेटा H2 + O2 और एरो H2O, H2 + O2 एरो H2O, ठीक। ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन इस समय बैलेंस नहीं है। कैसे पता बैलेंस नहीं है? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेटे, इसको 2 करने के लिए आगे हम क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। जैसे यहाँ 2 करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 4 करने के लिए आगे हमने क्या कर दिया? यहाँ पर यहाँ 2 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होगा? जरा देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना है? 2 है इसके आगे हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं? 1 मॉलिक्यूल भाग ले रहा है। कितने मॉलिक्यूल जल बन रहा है? 2 मॉलिक्यूल जल बन रहे हैं। तो इस रिएक्शन का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो 2, 1, 2 होगा, ठीक है। 2 यानी 2, 1, 2 होगा, ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बराबर आएगा बेटा 2, 1, 2, ठीक है। ये ध्यान रहे, इस रिएक्शन का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो ये होगा, ठीक है। तो देखिए ये पहला एग्जाम्पल आपके पास आ गया, एग्जाम्पल नंबर 2। और एग्जाम्पल नंबर मैं आपको 3 दे रहा हूँ। क्या है बेटा? यानी KCl2KClO3 एरो 2KCl और +3O2। ये आपके पास रिएक्शन है और इस रिएक्शन के लिए आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकालना है। तो कोई बात नहीं, रिएक्टेंट यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने मोल रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं तथा जितने मोल प्रोडक्ट बनते हैं उन मोल्स की संख्या को हम क्या कहते हैं? उसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं, अर्थात रस समीकरणमितीय गुणांक कहते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटे यहाँ पर कितने मोल KClO3 भाग ले रहे हैं? 2 मोल। तो देखिए इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा बेटे? यानी ये 2 हो गया, कॉमा कितने मोल KCl3 बनना है बेटा? 2 मोल, तो 2 हो गया। आगे कितना बनना है बेटा? 3, तो 2, 2, 3। ये इस रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मैं एग्जाम्पल नंबर 3 ले रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या होगा बेटा? 3 ये मान लीजिए 2SO2 + O2 एरो 2SO3। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको निकाल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होगा, ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रहे, स्टोइकियोमेट्रिक क्या होता है बेटे? किसी
किसी रासायनिक समीकरण में किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में, किसी संतुलित रासायनिक किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद के मोलों की संख्या उसकी या उसका लिख सकते हो, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाता है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी संतुलित रासायनिक समीकरण होगी उसमें जितने मोल रिएक्टेंट या जितने मोल प्रोडक्ट बन रहे होंगे तो उस मोल्स को हम क्या कहते हैं, उस रिएक्टेंट या उस प्रोडक्ट का हम क्या कहते हैं, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे ये रिएक्शन है, इसमें H2 का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो कितना है, 2 है। ऑक्सीजन का कितना है, 1 है। इस H2O का कितना है, 2 है। और पूरी समीकरण का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है बेटा, 2, 1, 2। ये पूरी समीकरण का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ बंद कर देता हूँ जिससे कि डिफ्रेंशिएट हो जाएगी आपस में। ठीक है, ये देखिए बेटा इतना। ठीक, अब इस रिएक्शन की बात आती है तो 2KClO3 2KCl3O2, तो KClO3 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना होगा, ये वाली संख्या हो गई। ठीक है, अब ये दो संख्या कौन सी है, ये KCl का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये ऑक्सीजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। और पूरी समीकरण का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कौन सा है, 2, 2, 3। ठीक है, इसी प्रकार आपके पास ये वाली आएगी। इसके लिए आपको कैलकुलेट करके समीकरण की स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को कैलकुलेट करके आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो कल हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सीखेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं। और बहुत ही अच्छी ट्रिक से मैं न्यूमेरिकल इसके सॉल्व करवाऊंगा, जो मोस्टली बच्चों को इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं आते हैं। ठीक है, इससे बहुत अच्छी बातें निकलवाऊंगा मैं कल आप लोगों को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके।